हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, है ना। कि हम ये देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी फील्ड से भी पढ़ाई करे, आगे चलकर वो एक चीज़ से ज़रूर टकराता है, जो कि है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, है ना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने पिछली कुछ वीडियोस में करियर के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें हमने क्या देखा था कि आफ्टर 10th हमारे पास कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है। फिर हमने ये देखा था कि 12th के बेस पर हमारे पास कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है। 12th के बाद हम 12th साइंस, 12th कॉमर्स, 12th आर्ट्स, इनके फील्ड भी देखे थे कि इन पढ़ाई करने के बाद, इन सब चीज़ों की पढ़ाई करने के बाद हमारे पास आगे कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है। फिर हमने साइंस में बेसिकली सब्जेक्ट वाइज देखा था, PCMB लो, PCB लो, PCM लो। तो इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने के बाद इसके बाद आगे चलकर हमारे पास कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है ना। तो ये सारी तो हमने बात कर ली कि करियर रिगार्डिंग, है ना। तो वो चीज़ें हमने इसलिए डिस्कशन की थी ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो, आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। आपको ये चीज़ पता चल सके कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास पाथ कौन सा और किस रास्ते से होके आपको वो चीज़ मिलेगी, है ना। तो वो चीज़ें तो इसलिए थी। पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, चाहे आप कोई भी फील्ड लो, चाहे आप 12th साइंस लो, 12th कॉमर्स लो, 12th आर्ट्स लो, किसी फील्ड से आप लेके आगे बढ़ोगे तो आप सब कोई फील्ड ले लो, हर एक चीज़ के एंड में एक चीज़ आएगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। किसी फील्ड से होगी तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देनी पड़ेगी। अगर आपको सीरियसली किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पर आगे बढ़ना है, किसी अच्छे पोजीशन पर पहुंचना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम उस फील्ड के रिगार्डिंग आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिर चाहे वो किसी की भी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, है ना। चाहे प्राइवेट सेक्टर में हायर लेवल पर PSUs कंपनीज की एग्जाम्स हो, चाहे MNC कंपनीज के एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, फिर चाहे आप डिफेंस की बात करें उसके एग्जाम्स हो, चाहे टीचिंग फील्ड की बात करें उसकी एग्जाम हो, चाहे फिर आप लॉ के फील्ड की बात करें उसकी एग्जाम हो। तो किसी भी फील्ड में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तो क्रॉस करना पड़ेगा ही, है ना। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, आप कोई भी फील्ड ले लो, आगे चलकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो, आप मान लो अभी किसी भी क्लास में, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, ग्रेजुएशन लेवल पर हो, है ना, या पोस्ट जिस भी फील्ड पर हो, आपको ये चीज़ तो पता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख कर ही किसी अच्छे लेवल पर पहुंच पाओगे। और चलो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझ लो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग, किसी की एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी की जॉब के रिगार्डिंग एग्जाम हो, तो सपोज कर लो उस एग्जाम को हम 2 पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, है ना। उसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, समझ लो सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो जो सेक्शन B है उसमें कैसे क्वेश्चंस आए, किसी भी एग्जाम की बात करें ना, किसी भी एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर, सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो सेक्शन B में कैसे क्वेश्चन आएंगे जिस भी फील्ड को आप लेकर चल रहे हो आगे, तो उस फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे उसमें, है ना। आपके टेक्निकल फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, आपके कोर ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें, ना, जो कि अप्रोक्स 70 to 60% उसके रेशियो रहेगा, ना। और साथ ही साथ दूसरा जो सेक्शन A की बात की है, उस सेक्शन में 30 to 40% क्वांट एंड रीजनिंग आएगा, है ना। अब मैंने क्या बोला, चाहे आप 12th साइंस लो, 12th कॉमर्स लो, 12th आर्ट्स लो, या उसके अंदर फील्ड भी कई सारे सब्जेक्ट अवेलेबल, किसी सब्जेक्ट्स में भी आप आगे बढ़ेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ेगी। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 चीज़ हैं, एक तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा सेक्शन क्वांट एंड रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ना। तो एक चीज़ क्या नोटिस किया आपने, चलो मान लो अगर आप अभी ग्रेजुएशन लेवल पर हो, 11th में, 12th में हो, 10th में, किसी भी क्लास में हो, है ना, अभी चाहे 9th में, किसी भी क्लास में, है ना। तो अभी आपको एक चीज़ क्लियर है ना, कि आगे चलकर कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो उसमें 30 to 40% क्वांट एंड रीजनिंग तो आना है। बाकी जो दूसरा सेक्शन है, हमने जो बात की थी, जो सेकंड सेक्शन है, उसमें आपके फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसमें क्या रहेगा, अगर अभी आप 11th 12th में ग्रेजुएशन लेवल पर हो, तो आगे चलकर आपको ये पता नहीं है कि आप जिसकी फील्ड भी एग्जाम, जिस किसी की भी फील्ड की एग्जाम दोगे, तो उस फील्ड में आप कौन से फील्ड चूज करें। क्योंकि देखो, आप चाहे 12th साइंस के रिगार्डिंग आगे चलो, 12th कॉमर्स के, 12th आर्ट्स के रिगार्डिंग, तो हर फील्ड को लेते हुए आप UPSC एग्जाम भी दे सकते हो, कोई रेलवेज की, बैंकिंग की, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टीचिंग, किसी भी लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, ना। तो आगे चल के आपको ये चीज़, तो एक दूसरा जो सेक्शन B की बात की है, उसमें आपको ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि उसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अभी इस मोमेंट पर आपको एक चीज़ क्लियर है कि जो सेक्शन A वाला पार्ट था, क्वांट एंड रीजनिंग वाला, जो कि 30 to 40% आता है, ना, वो चीज़ आपको अभी क्लियर है। तो जब अभी से आपको पता है कि क्वांट एंड रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों ना उस चीज़ को हम अभी से पढ़ते चलें,
है ना। देखो अभी क्या हो गया है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में, उसमें क्या होता है कि हम साल भर तो कुछ पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते हैं कोई बात नहीं, साल भर एटमोस्ट मस्ती में घूमने फिरने में निकाल देते हैं। फिर जब एग्जाम के दिन आते हैं तो उसे 10-15 दिन महीने भर पहले पूरी तैयारी में लगते हैं, और फिर मतलब फटाफट फटाफट पूरे साल का कोर्स हमको कंप्लीट, वो भी कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, तो बहुत मतलब सब साथ एक ही साथ करना पड़ता है, तो काफ़ी बर्डन होता है, काफ़ी प्रेशर होता है ना। तो क्वांट एंड रीजनिंग भी उसी तरीके से, जैसे अभी इसी मोमेंट पे आपको, आप चाहे जिसकी भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता ही है कि क्वांट एंड रीजनिंग तो आना 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 ही है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, है ना। तो क्यों ना उसकी एग्जाम अभी से तैयारी करें। देखो अगर आप एट द एंड जाके तैयारी करोगे, लास्ट मोमेंट में जब 3-4 साल बाद आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, जब जाके क्वांट एंड रीजनिंग की तैयारी करोगे, तो क्या होगा कि उस समय कई सारे टॉपिक्स, उसमें भी काफ़ी हद तक टॉपिक्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक साथ कवर करने में 2-4 महीने में करने में बहुत टाइम लगेगा, और आप थोड़ा मतलब टेंस में हो जाओगे ना, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो उसी चीज़ की, चाहे आप अभी 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन, किसी भी, अभी आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, अगर क्वांट एंड रीजनिंग की अभी से तैयारी करते हो, है ना, डेली बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चन, एक एक टॉपिक डेली डेली करते चलते हो, तो आगे चलकर आपको बहुत फायदा होगा, और बहुत एट लास्ट मोमेंट में जाके, अब जब आप 3-4 या 5 साल बाद किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एग्जाम देने जाओगे, तो उस चीज़ के लिए आपको एटलीस्ट जो 30-40% जो क्वांट से रिलेटेड या रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन 3-4 सालों में आपने इन सब की प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर ना, ऐसा नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही रेशियो चलता है, रेशियो चेंज हो सकता है अलग अलग एग्जाम के रिगार्डिंग। सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चाहे फिर बैंकिंग की एग्जाम हो, रेलवेज की एग्जाम हो, किसी की भी, मतलब SSC की, किसी की भी एग्जाम हो, किसी की भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, सपोज करो कि उसमें वैकेंसीज आई हैं ऑलमोस्ट 15-20,000 वैकेंसीज आई है ना, यानी उतनी सीट अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, है ना, किसी फील्ड में। और मान लो उसके लिए आप ये नोटिस करेंगे, आप ये देखेंगे कि उसके लिए 2-2.5 करोड़ फॉर्म्स भरे जाते हैं, अप्रॉक्स 2 से 2.5 करोड़ फॉर्म भरते हैं लोग, है ना। तो देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से कभी डरिए मत, उससे मैंने डट कर सामना कीजिए। देखो क्या चीज़ें, जैसे हमने देखा सीट कितनी अवेलेबल, 15 से 20 हज़ार, लेकिन उसके लिए लोग कितने, 2 से 2.5 करोड़। तो क्या होता है ना, आप देखेंगे कि अप्रोक्स समझ लीजिए 2 करोड़ लोगों ने, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे, तो 2 करोड़ में 1 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आधे तो ऐसे होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने फॉर्म क्यों भरा है, क्या रीज़न है फॉर्म भरने का, क्या चलकर उनको फ़ायदा मिलने वाला है इस फॉर्म को, एग्ज़ाम को क्लियर करके, है ना। तो वो जस्ट ऐसे कि लोगों के बहकावे में आके, जैसे कि मतलब लोगों ने कहा तो हमने भर दिया, फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि दोस्त ये फॉर्म भर ले, तो चलो ठीक है भर दिया, है ना। लोगों को कहने पे, कजन्स ने कहा कि भर ले, रिलेटिव्स ने कहा कि भर ले, पेरेंट्स ने कहा कि बेटा ये फॉर्म भर लो, तो बेटे ने फॉर्म भर लिया, है ना। तो आधे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मतलब कुछ पता नहीं होता उस एग्जाम के बारे में कि क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, बस वो लोग सुन के लोगों का भर देते हैं ना। तो आधे लोग तो वहाँ छट जाते हैं। फिर बात करेंगे, सपोज अप्रोक्स 1 करोड़ पीपल बचे हैं अभी, है ना, स्टूडेंट्स बचे हैं। तो उसमें तो आधे ऐसे होते हैं, उनको चलो यही पता है कि फॉर्म क्यों भरा, क्या जरूरत है फॉर्म भरने की, ये सारी चीज़ें उनको क्लियर रहती है, लेकिन उनको सिलेबस का ही नहीं पता होता, है ना, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कैसे कैसे डेली तैयारी करनी है, अगर ऐसी क्वेश्चन या ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे तो उसको कैसे फेस करना है, उनको उस चीज़ का पता नहीं होता है ना। वो फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सिलेबस में कैसे आगे बढ़ना है वो पता नहीं होता। तो आधे लोग तो वहाँ से ऐसे छट जाते हैं ना। फिर उसमें से कुछ, आप मानोगे नहीं, 10-15,000 लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो लोग मतलब एग्ज़ाम में ही नहीं आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे वो लोग। और उनका रीज़न क्या है एग्ज़ाम में नहीं आने का, कि उनका रीज़न, मेन रीज़न क्या है, फालतू के रीज़न। आप समझोगे, किसी की शादी में चले गए, किसी की चाचा की शादी हो रही, किसी की मामा की शादी हो रही, किसी की फैमिली फंक्शन हो रहे हैं, हाँ, कहीं पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, ऐसे फालतू के रीज़न देखकर वो लोग आते ही नहीं है एग्ज़ाम में, है ना। वो लोग अपीयर ही नहीं होते एग्ज़ाम में। अब वो जो भी रीज़न है ना, ये फालतू के रीज़न है ना। तो आधे लोग तो ये छट गए ना। अब मान लो अप्रोक्स 30,000 लोग बचे हैं, उसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर पता है कि एग्ज़ाम क्यों देनी है, क्या उनको ज़रूरत है एग्ज़ाम देने के लिए, अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगा, है ना। सब चीज़ें पता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है उस चीज़ की, किस बेसिस पे आगे बढ़ना है, सब चीज़ें पता है उन्हें, है ना। लेकिन उनका क्या होता है, उन 30,000 लोगों में से जो आधे लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि वो एट द एंड मोमेंट पे आके तैयारी शुरू करते हैं। जब उस बंदे ने, उस इंसान ने फॉर्म भरा या उस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, तो उसको पता है 4-6 महीने बाद इसका एग्ज़ाम है ना। उस समय वो बैठता तैयारी करना,
अब देखो उस समय दो चीज़ होती है, जैसे हमने दो सेक्शन डिवाइड किए थे, एक में तो क्वांट एंड रीजनिंग आता है और दूसरे में उसके टेक्निकल फील्ड आते हैं। तो देखो पहले तो उसको टेक्निकल फील्ड भी पढ़ना है, अपने ब्रांच कोर ब्रांच से रिलेटेड ही पढ़ाई करनी। तो उस फील्ड में देखो वो मतलब आप मानोगे नहीं कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड भी उसके अंदर भी इतने सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है ना, कि आप भी जब आप खुद पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो एक तो उसमें कंफ्यूज है कि अपने कोर ब्रांच से रिलेटेड जो तैयारी करनी, फिर साथ ही साथ क्वांट एंड रीजनिंग उसमें भी आप मानोगे नहीं कई सारे टॉपिक्स हैं ना, नंबर ऑफ टॉपिक्स है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको बाकायदा सब पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या जरूरत है इस एग्जाम को देने के लिए, है ना, उनको पूरा उसका क्लियर है। लेकिन वही चीज़ वो सारी चीज़ें एट द एंड लास्ट में आने पे करते हैं ना उस सब चीज़ों की तैयारी। तो 4-6 महीने मतलब वो चीज़ें उनसे मान लो कोशिश करते, ऐसा नहीं वो कोशिश नहीं करते, पर वो चीज़ें उनसे हो नहीं पाती है ना, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ होगी तो क्या होगा, खिचड़ी पकेगी और एट द एंड कुछ मिलेगा नहीं रिजल्ट, है ना। तो देखो इसमें क्या है ना कि मेन प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत रहती है ना। तो अब हम बात करेंगे जो बाकी बच गए 15,000 लोग, वो ऐसे लोग होते हैं उन्हें प्रॉपर पता होता है कि उन्हें कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, या किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक्स, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट, कितने टाइम में कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें उन्हें पता होती है ना। और देखो चाहे आप लेट शुरू करें पहले शुरू करें, है ना, तो जो ये 10 to 15% के केस बताया ना, 50,000 लोग जो बच गए लास्ट में, उनका क्या केस रहता है कि वो पढ़ते तो हैं, उनको भी सब चीज़ पता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं। देखो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है ना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे एक्सरसाइज की फील्ड हो, चाहे डिफेंस की फील्ड हो, चाहे टीचिंग की फील्ड हो, चाहे आप किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज़ की, तो आप उस चीज़ में मास्टरी पा सकते हो, मानोगे नहीं। है ना। तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सीरियसली मतलब कुछ अच्छे से मन से करते हैं, ईमानदारी से किसी चीज़ को फॉलो करते हैं ना, ऑनेस्टी से, है ना। तो देखो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन 85 to 90% की कैटेगरी में आना चाहते हैं कि इन 10 to 15% की कैटेगरी में आना चाहते हैं ना। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि आप इन भेड़ चाल की चाल चलना चाहते हैं कि शेर की चाल चलना चाहते हैं, जो कि 10 to 15% की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसे कुछ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और देखो एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना कि जैसे ये तो मैंने बात बता दी कि जैसे जस्ट एग्जांपल लेके बताया आपको कि किस एग्ज़ाम को कैसे तैयारी करते हैं और कुछ लोग कैसे अपीयर होते हैं, मतलब ये उस सारी केसेस हमने बताया ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करना, है ना। क्योंकि देखो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो ना, आप में इतना टैलेंट है कि जो कोई और नहीं कर सकता, है ना। आप में वो हर एक चीज़ टैलेंट है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर बिलीव रखो कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि अगर जिस दिन आपने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया ना अपने आप को किसी और से, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सिर्फ एक चीज़, डिमोटिवेशन। है ना। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर करना बंद, और सीरियसली अगर आपको किसी से कंपेयर करना तो उस एग्जाम के मार्क्स से कंपेयर कीजिए, जो कि 100 मार्क्स है, उससे कंपेयर कीजिए कि उसके कंपेयर में आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। है ना। और देखो ओवरऑल तो आपका डिसीजन है कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है, 80 to 85% की कैटेगरी में आना है या ये 15 to 20% की कैटेगरी में आना है ना। आपको भेड़ चाल चलना है कि आपको शेरों की चाल चलनी है, ये आपको डिसाइड करना है। और बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जंगल का राजा सिर्फ एक ही होता है, वो भी शेर, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखना, है ना। तो बेटा आज के इस सभी वीडियो में हमने क्या देखा कि किसी एग्ज़ाम को कैसे हम क्लियर करें, किसी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी जरूरी है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा, है ना। और इस मेन मकसद ये था हमारा बताने का, क्योंकि देखो हम भी खुद भी स्टूडेंट रह चुके हैं ना, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये सारी चीज़ फेस करते हैं, ये सारी चीज़ स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, कि उन्हें देर से पता चलता है उन सब चीज़ों के बारे में। तो हम ये नहीं चाहते कि जो मैंने या हम लोगों ने जो चीज़ें फेस की अपनी लाइफ में वो आपको भी फेस हो, है ना। आप अभी से टाइम टर्म स्टार्ट कर देंगे तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और आगे चलकर आप बहुत सक्सेसफुल बहुत जल्दी बन पाएंगे, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे चलकर हम अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वांट एंड रीजनिंग के रिगार्डिंग उसके सिलेबस पे फोकस करेंगे और फिर उसके आगे उसकी प्रिपरेशन धीरे धीरे शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स आपको अभी भी इस वीडियो में पिछले कुछ वीडियोज़ में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, है ना। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ लास्ट में जाते जाते फिर से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये आपका डिसीजन है कि आपको भेड़ चाल की चाल चलनी है या आपको शेरों की चाल चलनी है ना।
तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।